नमस्ते दोस्तों, मैं अपने चैनल ज्योतिष साधना में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह कोटि चक्र की सीरीज़ का चौथा वीडियो है। पहले 3 वीडियो पर जो मैंने कोटि चक्र की सीरीज़ में डाले थे, मुझे आप पर उनका बहुत प्यार मिला, बहुत रिक्वेस्ट आई। तो अब मैं चौथा वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। किसी कारणवश मैं बहुत समय तक वीडियो नहीं डाल पाया था, परंतु अब से मेरी कोशिश रहेगी कि इस सप्ताह में 2 पार्ट मैं कोटि चक्र के अवश्य डाल दूं, जब तक कि यह कोर्स, इसका जो कोर्स है जो मैंने सोचा हुआ है, पूरा ना हो जाए। दोस्तों, यह कोटि चक्र सीखने की सीरीज़ का चौथा वीडियो है। यदि आप सीधे इस वीडियो पर आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप इसके पहले के 3 वीडियोस देखिए, जिसमें मैंने कोटि चक्र के बेसिक्स को समझा रखा है। वो 3 वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो को देखिए तो यह आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोटि चक्र के कोर्स की प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। आप वहां पर उसे क्लिक करके सारे वीडियोस एक लिस्ट में देख सकते हैं। अगर आप इसी वीडियो पर आए हैं तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कोटि चक्र जिन सिद्धांतों पर काम करता है उसका एक और सिद्धांत इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। एक बात और दोस्तों, एक वीडियो में 4 सिद्धांत सिखाऊं और चारों सिद्धांतों का एक एक एग्जाम्पल आपको दूं, इससे अच्छा मैंने निर्णय लिया है कि आपको एक वीडियो में एक ही सिद्धांत सिखाऊं और उस एक सिद्धांत के आपको 4 एग्जाम्पल दूं, जिससे वह सिद्धांत आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आप उसे कोटि चक्र पढ़ते टाइम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएँ, उसका अच्छे से प्रयोग कर पाएँ। इसके अलावा बहुत से लोगों से मुझे रिक्वेस्ट मिली कि मैं कोटि चक्र के वीडियोस फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के लिए भी डालूं। तो दोस्तों, ऐसी बात है कि मैंने कोर्स बेसिक से स्टार्ट किया है। उन लोगों को सिखा रहा हूं मैं कोटि चक्र जिनको बिल्कुल नहीं आता। तो वो लोग भी आधा अधूरा सीख के अगर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में इसे इस्तेमाल करने लगे तो उनको पैसे का नुकसान होएगा, क्योंकि आधे अधूरी नॉलेज से स्टॉक मार्केट में अगर आप खेलेंगे तो वाजिब सी बात है कि आपको नुकसान होना तय है। तो पहले आप धीरे धीरे थोड़ा धैर्य रख के सारे वीडियोस देखिए, सीखिए। जब आप सब पूरा सीख जाएं, सारे प्रिंसिपल सीख जाएं, सारे सिद्धांत सीख जाएं, कोटि चक्र जिन पे काम करता है, उसके बाद जो है उनको स्टॉक मार्केट पे अप्लाई करें। मैं भी सब सिद्धांत सिखाने के बाद आपको बहुत सारे एग्जाम्पल फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के इस कोर्स में दूंगा, जिससे कि आपको निफ्टी में या बीएससी में कोटि चक्र अप्लाई करना आ जाए। कोटि चक्र बहुत इफेक्टिवली काम करता है, बहुत प्रभावी रूप से काम करता है स्टॉक मार्केट्स पर उसके पहले कोटि चक्र अच्छे से आना चाहिए, अदरवाइज आपको मॉनिटरी नुकसान हो सकता है। तो पहले आप एक एक सीढ़ी आगे चलिए, आप काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस कोटि चक्र का जो सिद्धांत समझाना है इस वीडियो में, अब उसकी तरफ चलते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अगर यदि आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी मेरे चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि चैनल में इतने काम होते हैं कि मैं इसका प्रचार नहीं कर पाता हूँ। तो आइए दोस्तों, अब सिद्धांत की तरफ चलते हैं। सिद्धांत पर जाने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि कोटि नक्षत्र क्या होता है। दोस्तों, कोटि नक्षत्र होता है आपका जन्म का नक्षत्र, यानी आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में थे वह कोटि का नक्षत्र होता है, उस किले का नक्षत्र होता है जिसका आप चक्र बनाते हैं। ठीक है। तो जब मैंने आपको नंबरिंग करनी सिखाई थी नक्षत्रों की कोटि चक्र में, अगर आपको याद हो तो मैंने नॉर्थ ईस्ट में नंबर 1 नंबर लिखा था, नंबर 1 लिखा था ना नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। आप इमेज में देखिए, आपको ये वाली इमेज देखिए मेरे पीछे, आपको याद आ जाएगा। जहाँ पे नंबर 1 था वहाँ पे हम जन्म नक्षत्र लिखते थे, तो इसी को हम कोटि नक्षत्र कहते हैं। तो दोस्तों, सिद्धांत ये है कि कोटि नक्षत्र में अगर मैलिफिक्स का यानी क्रूर ग्रहों का गोचर होता है तो वह नेटिव की यानी जातक की, देश की या संस्था की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है, वह देश की, जातक की या संस्था की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। वैसे भी वैदिक ज्योतिष का एक सिद्धांत है कि क्रूर ग्रह अगर नेटल मून के ऊपर यानी जन्म कुंडली में जहाँ मून है उस राशि पे या उस नक्षत्र पे गोचर करते हैं ना क्रूर ग्रह,
तो वह अच्छा फलदायक नहीं होता, वह अशुभ ही माना जाता है। अगर आपको दोस्तों वैदिक ज्योतिष आती है तो आप जानते होंगे कि गोचरवश यदि मंगल, सूर्य और शनि, केतु ये सब अगर हमारे नेटल मून के ऊपर यानी जन्म कुंडली में जहाँ चंद्रमा होता है उसके ऊपर गोचरवश आ जाएं, ट्रांजिट करते हुए आ जाएं, तो यह अच्छा नहीं होता, यह खराब फलदायक होता है। हाँ, राहु जब गोचरवश आता है तो उसे वैदिक ज्योतिष में ज़रूर अच्छा माना जाता है, वह काफ़ी अच्छे फल देता है। परंतु आप ये समझ लीजिए कोट चक्र में जितने मैलिफिक हैं, जितने क्रूर ग्रह हैं, उनका गोचर कोट नक्षत्र में अच्छा नहीं होता। यदि आपको सर्वतोभद्र चक्र आता है दोस्तों, तभी भी उसमें भी सेम प्रिंसिपल लागू होता है कि जन्म नक्षत्र में अगर मैलिफिक ग्रह आ गए या ऐसे ग्रह आ गए जो आपकी कुंडली में आपको अच्छा फल नहीं देते, तो वह आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाएंगे। क्योंकि जन्म नक्षत्र पे मैलिफिक्स के आने का मतलब है कि आपके जन्म नक्षत्र को ही अरेस्ट कर लिया उन्होंने, ठीक है, वहीं पकड़ लिया। रामायण में महाराजा दशरथ ने भी भगवान रामचंद्र को कहा था कि हे राम, मेरे जन्म नक्षत्र को क्रूर ग्रहों ने ग्रसित कर लिया है, ऐसी स्थिति में राजा के साथ अच्छा नहीं होता। तो आप सोचिए, इतना पुराना सिद्धांत है ये, है ना। तो जब जन्म नक्षत्र को मैलिफिक्स ग्रसित कर लेते हैं ना, घेर लेते हैं, तो वह अच्छा नहीं माना जाता, अशुभ होता है। एक संस्कृत का श्लोक है दोस्तों, रवो बंधो बंध शोषः कुजे च प्रदाह शनय मृत्यु योगा स्वभेदश्च राहौ ध्वजयंत विशस्याच सर्वे चौ मध्य तदा दुर्ग भंगो। मतलब ऐसे ऐसे करके हर ग्रह का जो परिणाम है वो इस श्लोक में बता रखा है कि अगर सूर्य जन्म नक्षत्र में आ जाए तो बंध शोषा यानी इम्प्रिजनमेंट होती है। मंगल आ जाए तो आदमी अपनी रैश हरकतों के कारण, उल्टी सीधी हरकतों के कारण, या फिर बाइल प्रॉब्लम के कारण, या एक्सीडेंट के कारण, या बड़ों की जो नाराज़गी है वो झेलता है, ठीक है। और जब शनि आ जाए तो शनि के ऊपर, शनि का गोचर मतलब नेटल चंद्र के ऊपर मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु ही दे देता है, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा इस वीडियो में। बहुत खराब ट्रांजिट माना जाता है शनि का गोचर नेटल चंद्रमा के ऊपर, ठीक है, और वो भी अगर सेम नक्षत्र में आ जाए तो, ठीक है। इसके अलावा राहु जो है वो सुसाइड करा देते हैं आदमी से, या सेल्फ अनडूइंग का कोई एक्ट करा देते हैं। केतु क्या कराते हैं, केतु विष दिलवा देते हैं, मतलब या तो आदमी खुद जहर खा लेगा या कोई उसे पॉइजन कर देगा। तो और अगर ये इनमें से एक या दो ग्रह या मल्टीपल ग्रह आ जाएं जन्म नक्षत्र पे तो स्थिति उतनी खराब हो जाती है, इवन मृत्यु तक हो जाती है, दुर्ग भंग हो जाता है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे, है ना। तो हर ग्रह का अलग अलग फल होता है। अब ऐसा नहीं है कि जो जुपिटर है, ये जुपिटर जो बेनिफिक्स होते हैं ना, ये आपको बचाते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था, है ना। अगर आपके जन्म नक्षत्र में कोई बेनिफिक आ गया तो वो आपको बचाने का काम करता है, वो आपको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। तो अब जो है हम थोड़े एग्जाम्पल देख के समझते हैं कि इस सिद्धांत को हम कोट चक्र में कैसे यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। इस सिद्धांत को आपको समझाने के लिए जो सबसे पहला उदाहरण मैं आपको दूंगा वह मैं भारत के चार्ट पर आपको 1962 20 अक्टूबर यानी 20 अक्टूबर 1962 का दिन समझाऊंगा। उस दिन जैसा गोचर था वो हम भारत के चार्ट पर रखेंगे और देखते हैं कि उस दिन ऐसा क्या था कि हमें बहुत नुकसान झेलना पड़ा। तो दोस्तों 20 अक्टूबर 1962 हिंदुस्तान के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। इस दिन भारत और चीन का बीच में युद्ध शुरू हुआ था। आप जानते हैं कि उस युद्ध में भारत को बहुत नुकसान हुआ था। प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी को काफ़ी दुख भी हुआ था। पर 20 अक्टूबर 1962 की तारीख में ऐसा क्या था कि उस दिन युद्ध शुरू हो गया। यदि आपको सर्वतोभद्र चक्र आता है दोस्तों तो आप इस तारीख का एनालिसिस अवश्य करें। बहुत ही ज़्यादा जानकारी, मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञान देने वाली तारीख है ये सर्वतोभद्र चक्र के एनालिसिस में। पर हम यहाँ पे कोट चक्र देख रहे हैं, तो ये मेरे पीछे आप देखिए 20 अक्टूबर 1962 का चार्ट है।
कोट चक्र है, ठीक है, भारत का कोट चक्र है, उसके ऊपर 20 अक्टूबर 1962 के ग्रहों का गोचर है। आप देख सकते हैं भारत के जन्म नक्षत्र यानी कोट नक्षत्र में 2 मेलिफिक ग्रह हैं। कौन कौन से? मंगल और राहु। मंगल अभी मैंने आपको बताया क्या करता है, एक्सीडेंट करा देता है, ठीक है, समस्या दे देता है, बड़ों से नाराज़गी झेलनी पड़ती है, भाई जैसे लोग धोखा दे देते हैं, है ना। अब उस टाइम खूब बोलते थे हिंदी चीनी भाई भाई, है ना, बट हुआ क्या, जो इसको भाई बोला उसने पीठ में छुरा भोग दिया। और राहु क्या कराते हैं? सुसाइड यानी आत्मघाती निर्णय मतलब लिए उस समय भारत ने, जिससे कि इस युद्ध में भारत को नुकसान झेलना पड़ा, जैसे कि एयरफोर्स को नहीं डिप्लॉय करना। तो ये सब आत्मघाती निर्णय थे जिसकी वजह से भारत को इस युद्ध में बहुत नुकसान झेलना पड़ा। आप देख लीजिए, ये आपके सामने जीवंत एग्जाम्पल है कि 2 मेलिफिक्स जब जन्म नक्षत्र में यानी कोट नक्षत्र में आ गए, उस समय युद्ध में भारत को कितना नुकसान झेलना पड़ा। यहाँ पे आपने देखा कोट चक्र का केवल ये प्रिंसिपल मैंने इस युद्ध में अप्लाई किया और कितना सटीक अप्लाई होता है ना। आइए अब दूसरा देखते हैं, महात्मा गांधी जी की हत्या के दिन महात्मा गांधी के बर्थ चार्ट पे अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। आइए अब मैं आपको वो एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी दोस्तों हम महात्मा गांधी के कुंडली के ऊपर का कोट चक्र बनाते हैं और उसके ऊपर 30 जनवरी 1948 का ग्रहों का गोचर की स्थिति इम्पोज करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो दोस्तों आप मेरे साइड में इस समय देख सकते हैं 30 जनवरी 1948 का गोचर महात्मा गांधी के कोट चक्र पर है। महात्मा गांधी की बर्थ डिटेल्स आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाएंगी। उनका जन्म नक्षत्र अश्लेषा था। आप इस कोट चक्र में देखिए शनि का गोचर अश्लेषा नक्षत्र में ही है, यानी नेटल मून के ऊपर शनि का गोचर मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। अभी श्लोक में था ना शनो मृत्यु योगः, मतलब शनि का गोचर जन्म नक्षत्र पे डेथ देता है, ठीक है। तो दोस्तों इस दिन महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी, है ना। तो आपने देखा कितना सटीक बैठता है, शनि का गोचर था। बाकी भी प्रिंसिपल थे बट मैं आपको सिर्फ ये सिद्धांत समझा रहा हूँ अभी, ठीक है। बाकी भी प्रिंसिपल्स इस कोट चक्र पे अप्लाई होंगे जिसको हम बाद में सीखेंगे। अभी के लिए आप देखिए कितना सटीक अप्लाई होता है, शनो मृत्यु योगः, है ना। तो शनि का गोचर जब जन्म नक्षत्र पे होता है तो वह मृत्यु योग पैदा करता है, यानी मृत्यु ही दे देगा या मृत्यु तुल्य कष्ट आदमी को देगा। अगर जिंदगी बची होगी तो मतलब उसमें भी बहुत कष्ट देता है आदमी को, है ना। तो आपने देखा महात्मा गांधी जी के चार्ट पर ये कैसे अप्लाई होता है। शनि का गोचर मून के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको समझाया, सर्वतोभद्र चक्र में भी ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। अभी शनि धनिष्ठा में है, अभी राइट नाउ, है ना। तो धनिष्ठा में भी के नक्षत्र के जातकों को अगर वो शनि की दशा में हैं तो और शनि उनके लिए अच्छे फलदायक नहीं है, तो भैया उनके लिए बड़ी चिंता की बात है ये, है ना। अब हम आगे का एग्जाम्पल देखते हैं 1971 के वॉर का, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो हुआ था, जिसमें बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों अभी आप मेरे साइड में 3 दिसंबर 1971 का जो ग्रह गोचर है उसकी स्थिति भारत के कोट चक्र पर देख सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए भारत का जो कोट नक्षत्र है वह पुष्य है। पुष्य नक्षत्र में 3 दिसंबर 1971 को केतु का गोचर था और मैंने आपको बताया था केतु का गोचर विष यानी पॉइजनिंग दिखाता है, आदमी को विष देना पॉइजनिंग दिखाता है, ठीक है। अब 1971 के वॉर में क्या किया था कि पाकिस्तान ने भारत को इनडायरेक्टली पॉइजन करने का प्लान किया था। कैसे पॉइजन करने का प्लान किया था? पहले तो आप बैटल ऑफ लोंगेवाला देखिए। उनका प्लान था बैटल ऑफ लोंगेवाला, मतलब में भारत के पास सेना तो कम थी, उनको नहीं पता था ना हमारे बहादुर सैनिक पूरी रात उनकी टुकड़ी को रोके रखेंगे, सुबह एयरफोर्स आ जाएगी, है ना। बट उनका प्लान था लोंगेवाला के थ्रू अंदर घुस के दिल्ली तक पहुंचना। उनका उस समय यही सोच थी, मतलब वही पॉइजनिंग के लोंगेवाला में पॉइजन कर दो, अंदर तक तो हम पहुंच जाएंगे। फिर आपने देखा होगा विशाखापत्तनम में INS विक्रांत था उस समय, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए PNS गाजी को भेजा था उनका। फिर ये भी प्लान था पॉइजन करने का, मतलब चोरी छुपे अटैक, स्टेल्थ अटैक करने का, है ना, दोनों जगह, बाय सरप्राइज, अटैक बाय सरप्राइज, है ना। तो उस समय देखिए भारत के जन्म नक्षत्र में केतु था, तो पॉइजनिंग तो हुई थी बट वो फेल हो गई, क्योंकि जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था भारत के कोट में
बेनिफिक्स थे, भारत को सुरक्षा दे रहे थे उस समय, है ना। पाकिस्तान या पाकिस्तान के ज्योतिषियों को ये बात नहीं पता होगी, बट भारत को बेनिफिक्स ने उस समय बचा लिया, ठीक है। मतलब स्थिति ऐसी थी कि भारत जीत गया, ठीक है। आप उस समय का कोर्ट चक्र पिछले लेक्चर में भी सुनिए और इसमें भी सुनिए, आगे मैं और भी सिद्धांतों में इसे समझाऊंगा। बट उस समय पाकिस्तान का प्लान वर्चुअली इंडिया को पॉइजन करने का ही था, ठीक है। तो केतु देखिए जन्म नक्षत्र में थे, तो कोट नक्षत्र में, तो ये स्थिति फिर लागू हुई, है ना। अब मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल दे के समझाऊंगा कि जन्म नक्षत्र में यानी कोट नक्षत्र में मेलिफिक्स का गोचर अच्छा नहीं होता। तो आइए अब अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह एग्जांपल मैंने पिछले वीडियो में भी लिया था और इस वीडियो में भी मैंने यह एग्जांपल लिया है। इस जातक का जन्म तिथि आप देख सकते हैं 28 नवंबर 1981 3:50 PM दिल्ली, और इन्होंने 24 जुलाई 2020 को सुसाइड किया था। इनके कोट चक्र अगर आप 24 जुलाई 2020 रात 8 बजे का लगाएंगे तो आप देखेंगे इनके भी जन्म नक्षत्र में केतु है, ठीक है। तो आप देखिए पॉइजन जो है, मैंने कहा था ना केतु पॉइजन दिखाते हैं, तो ये आपके सामने जीवंत एग्जाम्पल है। तो ऐसे हम सिद्धांतों को कोट चक्र के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो सिद्धांत यह है कि जन्म नक्षत्र यानी कोट नक्षत्र के ऊपर मेलिफिक्स का गोचर नेटिव की हेल्थ के लिए या देश की हेल्थ के लिए यानी सुरक्षा के लिए, संस्था के लिए, संस्था की एकता के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो यह सिद्धांत आशा है आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि और भी चार्ट्स पर और भी तारीखों को आप ये गोचर लगाएं और देखें कि यह कितना सटीक फल देता है आपको, है ना। तो अगर आप अपने एग्जाम्पल लगाएंगे, अपने आप समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। मैंने 4 एग्जाम्पल इस वीडियो में आपको समझा दिए दोस्तों, ठीक है। अब थोड़ी सी और बातें करता हूँ आपसे दोस्तों। कोट चक्र के एनालिसिस में अभी कोट पाल का क्या रोल है, कोट स्वामी का क्या रोल है ना, ये अभी बाकी है। तो कोट चक्र के कुछ सिद्धांत अभी बाकी हैं जिनमें आने वाली वीडियोस में आपको समझाऊंगा, उनको मिस मत करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दुर्ग के स्वामी, दुर्ग के पाल, है ना, जो आपके दुर्ग के स्वामी होते हैं और जो आपके दुर्ग की सुरक्षा करते हैं, उन पर भी बड़े सिद्धांत बेस्ड होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं, खासकर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में। तो उन वीडियोज़ को जो है आप मिस ना करें। तो दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि हर 2-3 दिन में एक ट्यूटोरियल कोट चक्र का मैं अपलोड कर दूं। बाकी भी टॉपिक्स पे जो है मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। आशा है आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को दोस्तों लाइक करें। यदि आपको कोई शंका है, समाधान है, यानी शंका है और आप उसका समाधान चाहते हैं कोट चक्र से संबंधित या कुछ भी और जिसका मैं आंसर दे पाया तो दे पाऊँगा, आपको अवश्य कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप मेरे चैनल को जो है, यदि अन्य कोई फीडबैक मेरे चैनल से संबंधित देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके मुझे दे सकते हैं, मैं अवश्य उस पर जो है ध्यान दूंगा, ठीक है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपको कोट चक्र जिस पे काम करता है वैसा एक और सिद्धांत 3-4 एग्जाम्पल या 5 एग्जाम्पल की सहायता से समझाऊंगा दोस्तों। तब तक मैं भगवान राम से आपके कुशल क्षेम की प्रार्थना करता हूँ दोस्तों। जय श्री राम।